नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ाई वाला में। तो आज हम बात करेंगे टॉप 10 सीरीज में बेहद ही इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और यह हमारे सभी टेट्स जो स्टेट टेट्स होते हैं उनमें अक्सर ही पूछे जाते हैं, चाहे वह आपका उत्तराखंड हो गया या फिर उत्तर प्रदेश हो गया या पंजाब हरियाणा, ठीक है। इस तरह से किसी भी स्टेट के लिए ये बहुत ही बेनिफिट है और रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं अपने। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल या समय भी कहा जाता है। तो किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल या मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिया गया है, देखिए यहाँ पर शैशवावस्था। तो शैशवावस्था किस एज से किस एज तक होता है? तो शैशवावस्था हम जानते हैं, जो हमने अभी एक वीडियो आपको 2 पार्ट में प्रोवाइड कराया है, जिसका पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हमने शैशवावस्था की बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं और शैशवावस्था किसे कहते हैं, किस एज से किस एज तक भी कहते हैं, और सेकेंड पार्ट में हमने आपको इसकी विशेषताएं बताई हैं, ठीक है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो हमारा शैशवावस्था वाला पार्ट देख लीजिएगा। इसके बाद हम बाल्यावस्था और किशोरावस्था वाला वही अपना पार्ट प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो शैशवावस्था किस एज से किस एज तक होती है? जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं, 0 to 5, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारा दिया गया है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था भी हम जानते हैं कि बाल्यावस्था किस एज से किस एज तक होती है। तो बाल्यावस्था हमारी होती है 6 to 12, मतलब 6 वर्ष से लेकर के और 12 वर्ष तक की अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा दिया गया किशोरावस्था। किशोरावस्था हम जानते हैं ये कि 13 वर्ष से लेकर के और 18 वर्ष तक की अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। प्रौढ़ावस्था हम जानते हैं, तो प्रौढ़ावस्था किसे कहते हैं? 19 वर्ष से अधिक आयु को ही हम क्या कहते हैं? प्रौढ़ावस्था कहते हैं। तो यहाँ पर मिथ्या परिपक्वता का समय या मिथ्या परिपक्वता का काल किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। ये आप ध्यान रखना, 6 से 12 वर्ष तक की आयु को ही, जिसमें आपकी बाल्यावस्था में भी 2 अवस्थाएं होती हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वह 6 से लेकर के 9 वर्ष तक की अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। और यहाँ पर 9 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? उत्तर बाल्यावस्था। ये चीज़ भी आप याद रखना, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी पूछ लेता है कि उत्तर बाल्यावस्था किस एज से किस एज तक को कहा जाता है और पूर्व बाल्यावस्था किस एज से किस एज तक को कहा जाता है। चलिए अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। क्या शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, पूछा जा रहा है इसमें। देखिए, ठीक है, क्वेश्चन पकड़ने वाली बात यही है। इस सीटेट में और टेट में ज़्यादातर इस तरह से ही बनाता है। आजकल ट्रेंडिंग क्या है, नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि शारीरिक विकास में तीव्रता। तो भाई शारीरिक विकास में तीव्रता बहुत तेज़ी से होती है शैशवावस्था में। देखिए, आपने छोटा बेबी आपने देखा होगा, जब वह शैशवावस्था में होता है तो उसके क्या होते हैं? शारीरिक विकास, उसके हाथ पैर बहुत जल्दी तीव्रता से बड़े होते हैं, ठीक है। तो शारीरिक विकास में तीव्रता इसमें होती है। दूसरों पर निर्भरता, शैशवावस्था में क्या होता है? बालक अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी आदि सभी पर निर्भर होता है, ठीक है। नैतिकता का होना, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है मानसिक विकास में तीव्रता। तो मानसिक विकास में तीव्रता भी बहुत ज़्यादा आती है शैशवावस्था में। उसकी मेंटल एज क्या होती है? ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है उसकी मेंटल एज में, ठीक है। तो ये नैतिकता का होना या ना होना, देखिए नैतिकता नहीं है विशेषता, इसलिए नैतिकता का होना, और नैतिकता का ना होना वैसे पूछा जाता है। देखिए बालक आपने देखा होगा शैशवावस्था में क्या होता है, उसमें नैतिकता का अभाव होता है। वह अपनी माता पिता के साथ खेलता रहता है और खेलते खेलते ही क्या कर लेता है? बाल नोच लेता है, मार देता है। तो ये क्या होता है? नैतिकता का अभाव। लेकिन इसमें पूछा गया है विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? नैतिकता का होना। नैतिकता का होना क्या हो जाएगा इसमें? विशेषता ये हमारी नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता, एक परीक्षा ली गई, उसमें उसके द्वारा जो योग्यता मापी गई है कि सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, तब उस परीक्षा को क्या कहते हैं? वैधता कहते हैं, विश्वसनीयता कहते हैं, वस्तुनिष्ठता कहते हैं, इनमें से
कोई नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कहते हैं वैधता। सबसे पहले हम एक एक करके क्रम से समझते हैं वैधता क्या होता है। तो वैधता ये होता है, पहले विश्वसनीयता समझते हैं और फिर वैधता वस्तुनिष्ठता समझते हैं। देखिए यहाँ पर वैधता ये होता है कि आपने क्लास, जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आपने क्या किया है कि क्लास 10th में आपको एग्ज़ाम लेना है और 10th का सिलेबस जो है साइंस का वो आपने देख लिया, उसी के अकॉर्डिंग आपने पढ़ाया है। तो जो पढ़ाया है उसी से रिलेटेड पूछेंगे, अगर कक्षा में जो परीक्षा में पूछेंगे प्रश्न बनाएंगे तो वो हमारा क्या हो गया, वैधता हो गया। उसी से रिलेटेड जो आपकी समय सीमा है, मतलब जो आपका पाठ्यक्रम दिया गया है उसी से अगर आपने रिलेटेड पूछा है तो क्या हो गया, ये हमारा वैधता हो गया। विश्वसनीयता क्या है कि एक क्लास में बच्चे क्या कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। टीचर ने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, सभी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं और एक ही हल आ रहे हैं उनके क्वेश्चंस के। मैथ में सॉल्व करते हैं हम प्रश्न को तो क्या होता है, उत्तर हमारे सेम आते हैं लगभग। तो क्या होता है, विश्वसनीयता का मतलब ही यही होता है कि बच्चे सॉल्व कर रहे हैं और एक ही प्रश्न का एक ही उत्तर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, विश्वसनीयता हो गई। विश्वसनीयता को और भी अच्छे ढंग से हम समझते हैं कि जैसे आपने क्लास 10th का ही बच्चा है, ठीक है, और आपने क्या किया है, परीक्षाएं ली, कई बार 10 या 12 बार परीक्षाएं ली कक्षा में, विज्ञान गणित सभी विषयों में, और आपने देखा होगा कि क्लास में आपके 2-3 बच्चे ही टॉपर होते हैं पढ़ने वाले, तो वही बच्चे हर बार टॉप कर रहे हैं तो भी क्या होती है, विश्वसनीयता। पहली रैंक पर जो बच्चा आ रहा वही हर बार आ रहा, सेकंड रैंक पर जो बच्चा आ रहा वही हर बार आ रहा है, ठीक है, सेकंड टॉपर, और थर्ड टॉपर भी हर बार वही बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, विश्वसनीयता हो जाती है। अब हम समझते हैं वस्तुनिष्ठता क्या होती है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या होता है, वस्तुनिष्ठता से मापन की क्या होती है, मतलब वस्तुनिष्ठता किस प्रकार से हम समझते हैं। देखिए वस्तुनिष्ठता में ये होता है कि आपने क्या किया कि जैसे जिसने भी पेपर बनाया है, जिस भी टीचर ने पेपर बनाया है, तो उसकी मानसिक प्रभाव, मतलब मानसिकता का प्रभाव नहीं दिखना चाहिए। जैसे उसने तो पेपर बना दिया है, अब चेक करेंगे कॉपी अलग, ठीक है। क्लास बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, 10th और 12th में हमारे क्या होता है कि पेपर सेटर जो होता है तो वो तो पेपर सेट कर देता है, उसके बाद में जो चेक करने के लिए अलग अलग टीचर के मूल्यांकन में ड्यूटी लगती है वो चेक करते हैं। तो जो कहने का मतलब ये है, जो कॉपी चेक करते हैं उनकी मानसिकता का प्रभाव उस क्वेश्चन बनाने वाले, सेटर बनाने जो क्वेश्चन बनाता है उसकी मानसिकता पर बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। ये हमारा क्या हो जाता है, वस्तुनिष्ठता हो जाता है। जैसे कोई भी टीचर घर से झगड़ा कर के आया है और उसने आपको 10 में से 7 नंबर दे दिए हैं, ठीक है, वहीं दूसरा टीचर आपको 10 में से 8 दे रहा है और जो ज़्यादा क्रोधित होकर आया है वो 10 में से 5 देगा, तो इस तरह की क्या होगी, मानसिकता का प्रभाव यहाँ पर वस्तुनिष्ठता में नहीं होना चाहिए। तो आपने समझ लिया वैधता किसे कहते हैं, वस्तुनिष्ठता किसे कहते हैं और विश्वसनीयता किसे कहते हैं। इन तीनों में से रिलेटेड, मतलब हर बार रिपीटेड क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये समझ लेना है वैधता कहाँ पर होती है, क्या होती है, विश्वसनीयता क्या होती है, कहाँ पर होती है, और हमारी वस्तुनिष्ठता क्या होती है। 4th ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो होगा, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, तब उस परीक्षा को हम क्या कहते हैं, तब उस परीक्षा को हम विश्वसनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्वसनीयता कहते हैं। 4th क्वेश्चन हमारा देखिए क्या पूछा जा रहा है कि RT राइट टू एजुकेशन एक्ट जो हमारा 2009 बनाया गया है, उसके अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे दिए गए हैं, ठीक है। तो शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह, एक सप्ताह में शिक्षक के लिए कार्य घंटे की अवधि सीमित की गई है। तो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर 40 दिया गया है, 40, सेकेंड ऑप्शन 42, 42 दिया गया है, थर्ड ऑप्शन हमारा 45 दिया गया है, ठीक है, और 4th ऑप्शन हमारा 48 दिया गया। तो यहाँ पर जो 45 घंटे दिए गए हैं वो एक शिक्षक की प्रति सप्ताह के कार्य घंटे की अवधि दी गई है, ठीक है, 45 घंटे। आपको याद रखना है क्या है यहाँ पर 45। फैक्ट आधारित भी क्वेश्चन ये इस तरह से टेट में पूछे जाते हैं। 5th जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। ये आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा तो हम ये इसके ऑप्शंस आपको बोले दे रहे हैं, ठीक है। क्या है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो वंशानुक्रम पर भी हमने अभी हाल ही में आपकी वीडियो बनाई है, वो भी पार्ट 2 में जाएगी, जिसमें वंशानुक्रम पार्ट 1 दे दिया गया है, आपके सिद्धांत भी दिए, उसमें नियम भी दिए गए हैं, और सिद्धांत और वातावरण से रिलेटेड पार्ट 2 हम बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। तो जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था, इसमें 3 नियम है, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम।
लास्ट ऑप्शन दिया गया है हमारा अभिप्रेरणा। तो वंशानुक्रम का नियम नहीं है। कौन सा नहीं है? अभिप्रेरणा नहीं होगी। अभिप्रेरणा क्या होता है? मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है लैटिन लैंग्वेज के मोटम से बना हुआ है। मोटम का अर्थ क्या होता है? मोटम का अर्थ होता है मोशन, गति। ठीक है, तो कार्य करने की गति को ही क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे कोई कार्य कर रहे हो, उसमें जो गति दे दी जाती है, मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं तो क्या हो जाती है? हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, दुगनी हो जाती है कि आज से हम लगभग 20 घंटे पढ़ेंगे। किसी भी मोटिवेशनल स्पीच को सुन लेते हैं तो ये हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर समझ भी लेते हैं हम समानता का नियम क्या होता है। समानता के नियम ये होता है वंशानुक्रम में कि समान जीव को ही जन्म देता है। जैसे मनुष्य है तो वह किसको जन्म देगा? मनुष्य को ही जन्म देगा। ठीक है, पशु है तो वह किसको जन्म देगा? पशु को ही जन्म देगा। विभिन्नता का नियम क्या होता है? सेकंड जो है वंशानुक्रम में वो विभिन्नता का नियम है। तो विभिन्नता का नियम यहाँ पर क्या होता है हमारा कि बालक जो है अपने माता पिता से बिल्कुल समान ना होकर रंग, बुद्धि, ठीक है, स्वभाव, इन सब के आधार पर कुछ ना कुछ भिन्नता रखता है। ये हमारा क्या हो गया? भिन्नता का नियम हो गया वंशानुक्रम में। थर्ड हमारा है प्रत्यागमन का नियम। तो प्रत्यागमन का नियम क्या कहलाता है? इसको मेंडल साहब ने दिया था। प्रत्यागमन का हमारा नियम ये कहलाता है कि जैसे माता पिता बुद्धिमान हैं तो बालक कैसा होगा? मंद बुद्धि का होगा। और अगर माता पिता मंद बुद्धि के हैं तो बालक हमारा कैसा होगा? प्रतिभाशाली बालक होगा। ठीक है, ये चीज़ हमने क्लियर कर ली। समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम और अभिप्रेरणा। तो इसमें हमारा क्या हो गया? अभिप्रेरणा ऑप्शन ठीक हो गया, सही हो गया। अब देखिए हम 6th क्वेश्चन पर चलते हैं। अपने 6ठे नंबर के क्वेश्चन पर क्या कह रहा है कि छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जाना चाहिए। छात्रों में चोरी जो छात्र करते हैं उनकी आदत को दूर कैसे किया जाना चाहिए? बालकों को पारितोषिक देकर। पारितोषिक का मतलब यहाँ पर पारितोषिक का अर्थ क्या हो गया? यहाँ पर पारितोषिक का अर्थ हो गया पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार, इनाम, पुरस्कार इनाम से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो पुरस्कार अगर किसी बालक को दे दोगे, ठीक है, या इनाम दे दोगे तो क्या उसकी चोरी करने की आदत दूर होगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी उसकी आदत। ठीक है, उदाहरण देकर, अभी इसको होल्ड पर रखते हैं। बालक को ताड़ना देकर। ताड़ना का मतलब क्या होता है? मारपीट करके। ठीक है, मारपीट करके आप उसे डांट के, मारपीट करके, डांट करके आप उसे क्या कर सकते हैं? ताड़ना का अर्थ। ठीक है, तो बालक को अगर आप मारेंगे, पीटेंगे तो क्या वह सुधर जाएगा? नहीं जी, नहीं सुधरेगा। ठीक है, एक हद तक के लिए तो वह रुक जाएगा, परंतु वह एक लंबे पीरियड, लंबी अवधि के लिए क्या होगा? उसको आप बालक को मार पीट करके नहीं समझा सकते हैं। सजा देकर आप कोई भी सजा दीजिए, ठीक है, तो सजा से भी सजा एक प्रॉपर हल नहीं है बालक को सुधारने का। क्या है? उदाहरण देकर। बालक को, मतलब कोई बालक चोरी करता है तो उसको क्या करेंगे? उदाहरण देंगे, उसको बेनिफिट समझाएंगे, उसके लाभ क्या है कि वह चोरी नहीं करेगा और उसके हानि क्या है अगर वह चोरी करेगा। ठीक है, उदाहरण देंगे कि फलाने, देखो गांव में फलाने एक नाम का व्यक्ति था, उसने चोरी की तो उसको कोड़े बरसाए गए या फिर उसको जेल में डाल दिया गया या फिर उसके सज़ा में हाथ काट दिए गए, आंखें निकाल ली गई। इस तरह से जो घबराहट वाली चीज़ें हम बताएंगे तो वो बालक उससे क्या, उसके अंदर क्या होगा? डर या भय की भावना पैदा होगी, जिससे वह चोरी नहीं करेगा। तो बहुत से उदाहरण हम दे करके उसको समझा सकते हैं। यही एक तरीका है कि छात्रों को चोरी करने की आदत अगर लग जाती है तो वह टीचर या अध्यापक, माता पिता जो भी हैं, उसके गार्जियन, अभिभावक हैं या समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं जो समझा सकते हैं, वो उदाहरण के तौर पर ही समझा सकते हैं। इससे क्या होगा? बालक भविष्य में चोरी नहीं करेगा या फिर चोरी करने की ओर अग्रसर नहीं होगा। देखिए 7वां अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, वह क्या कहता है कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति और नई खोज करने की प्रवृत्ति किस एज में बढ़ जाती है? तो वह हमारा शैशव काल है। जी नहीं, शैशव काल में नहीं है। उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो यह नई खोज किस में बढ़ जाती है? नई खोज और घूमने की प्रवृत्ति किस में बढ़ जाती है? उत्तर बाल्यकाल में बढ़ जाती है। उत्तर काल वाले अभी आपको समझाया है कि 6 से लेकर के 9 वर्ष की अवस्था क्या होती है? हमारी पूर्व बाल्यकाल होता है या पूर्व बाल्यावस्था होती है, और 9 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था क्या होती है? हमारी उत्तर बाल्यावस्था होती है, उत्तर बाल्यकाल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या सही हो गया? बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सामान्य तथा विशिष्ट कारक का सिद्धांत। सामान्य तथा विशिष्ट कारक का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिया गया अल्फ्रेड बिने साहब ने। तो अल्फ्रेड बिने साहब ने किसका दिया था? एक कारक का सिद्धांत दिया था। अल्फ्रेड बिने साहब ने एक कारक का सिद्धांत दिया था। स्पीयरमैन, वो टर्मन साहब थे और स्टर्न महोदय जो थे, 3 लोगों ने, बिने
और स्टर्न और टर्मन साहब जो थे, इन्होंने क्या दिया था, एक कारक का हमारा सिद्धांत दिया था। ठीक है, यहाँ पर स्पीयरमैन जो हमारे महोदय थे, इन्होंने क्या दिया था, स्पीयरमैन महोदय साहब थे, द्वितत्व का सिद्धांत या द्विकारक का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जिसको हम क्या कहते हैं, जी फैक्टर। ठीक है, जी फैक्टर या फिर एस फैक्टर भी इसी को कहा जाता है। तो ये हमारे किसने, सामान्य कारक तथा विशिष्ट कारक का सिद्धांत, जिसको हम जी फैक्टर या फिर एस फैक्टर भी कहते हैं, या द्विकारक का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये हमारे स्पीयरमैन महोदय साहब ने ही दिया था। ठीक है, गिलफोर्ड साहब ने किसका दिया था, गिलफोर्ड साहब ने बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया था। बुद्धि संरचना का सिद्धांत हमारे किसने दिया था, गिलफोर्ड महोदय ने। और थर्स्टन साहब ने किसका दिया था, समूह कारक का सिद्धांत दिया था। ठीक है, यहाँ पर थर्स्टन महोदय हैं, इन्होंने किसका दिया था, लिख लीजिएगा अगर, समूह कारक का सिद्धांत, समूह कारक का सिद्धांत ये हमारे थर्स्टन महोदय साहब ने दिया था। और गिलफोर्ड साहब ने दिया था बुद्धि संरचना सिद्धांत, बुद्धि संरचना सिद्धांत। बुद्धि संरचना सिद्धांत हमारा किसने दिया था, ये हमारे दिए थे गिलफोर्ड महोदय साहब ने। ठीक है, और अल्फ्रेड बिने साहब ने किसका दिया था, एक तत्व का सिद्धांत दिया था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प, हाथ के द्वारा कुछ भी करने की जो शिक्षा दी जानी चाहिए, वह किन बालकों को दी जानी चाहिए, मंदबुद्धि बालकों को, प्रखर बुद्धि बालकों को, पिछड़े बालकों को, सामान्य बालकों को। देखिए, सामान्य बालकों को इस तरह की शिक्षा देने पर, मतलब बहुत ज़्यादा शिक्षा देने पर जोर नहीं है, ना ही प्रखर बुद्धि बालकों को ही है, क्योंकि इनका तो काम चल ही जाएगा। जो सामान्य बालक हैं ये भी अपना काम चला लेंगे। प्रखर बुद्धि, जो सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा बुद्धि रखते हैं, ठीक है, बालकों से, उनको हम क्या कहते हैं, प्रखर बुद्धि बालक कहते हैं। पिछड़े बालक क्या होते हैं, पिछड़े जो अपने शैक्षिक स्तर से, जो पढ़ाई उनकी चल रही है उससे थोड़ा पीछे हो जाते हैं, उनको पिछड़े बालकों कहा जाता है। लेकिन मंद बुद्धि बालकों को ही ये हस्तशिल्प शिक्षा जो है ज़्यादा दी जानी चाहिए। क्यों दी जानी चाहिए, क्योंकि एक तो ये मंद बुद्धि बालक होते हैं, इनको करने में रुचि नहीं होती। जो काम, अगर एक काम आप दे दोगे तो वो थोड़ा बहुत रुचि उसमें दिखाते हैं और लगे रहते हैं। रुचि या अरुचि से उनको मतलब नहीं होता है, वो उस काम को करने में लगे रहते हैं बखूबी। जैसे आपने देखा होगा, जो लोग थोड़े से बालक की बात छोड़िए, जो बड़े हो जाते हैं, थोड़े से माइंड से डिस्टर्ब होते हैं, तो उनको आप किसी भी काम में लगा दीजिए। अगर मकान नया बन रहा है, उसमें आपने लेबरगिरी के लिए लगा दिया, तो वह काम करते रहेंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो हस्तशिल्प की जहाँ भी बात आए, हस्तशिल्प की शिक्षा किसको दी जानी चाहिए, मंद बुद्धि बालक को दी जानी चाहिए। ठीक है, मंद बुद्धि बालक को ही हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 10th नंबर का क्वेश्चन, लास्ट हमारा क्वेश्चन आज का है। देखिए यहाँ पर क्या कि बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, जो हमारी मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 21 के तहत दी गई है। ठीक है, 14 से लेकर के 8 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 2009 देश में लागू हुआ था। 2009 देश में कब से लागू हुआ था, ठीक है, किस सन से लागू हुआ था, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट हमारा दिया गया 1 अप्रैल 2009 से, दूसरा हमारा दिया गया 1 अप्रैल 2010 से, तीसरा दिया गया 1 नवंबर 2009 से, और 4 दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है जो 2009, वो कब पारित हुआ था, कब लागू हुआ था देश में, तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ये आप ध्यान रखना, कब से लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 से। देखिए, कुछ भी चीज़ें होती हैं, जो नया हमारा सेशन चलता है वह कब से चलता है, हिंदू पंचांग के अनुसार मार्च में क्लोजिंग होती है। बैंक की, पोस्ट ऑफिस की, सभी की आपने देखी होगी, मार्च में क्लोजिंग होती है। अप्रैल से स्टार्टिंग होती है नया हिंदू पंचांग के उसमें हम क्या मानते हैं, अप्रैल से नववर्ष को मानते हैं। तो 1 अप्रैल 2010 से ही आप समझ सकते हैं, अप्रैल में किया गया, 1 अप्रैल से स्टार्टिंग हुई और 2009 की जगह 2010 में लागू हुआ था। ठीक है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का 2009, तो वो कब से लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 से। चलिए, इसी के साथ इस टॉप 10 सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे हम। जिस तरह से अपने टॉपिक कंप्लीट करते रहेंगे, आपके लिए इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे कि परीक्षा में किस तरह से सुपर टेट में पूछे जाएंगे और टेट में क्वेश्चन आते हैं। टॉप 10 सीरीज हाजिर रहेगी आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।